हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे पेरे साथ हम लोग 60 डे का चैलेंज ले चुके हैं अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए और अपने रिवीजन को करने के लिए। उसी में का आज डे 4 है। डे 4 में हम लोग बात करने वाले मेरे प्यारे साथियों चैप्टर 3 के बारे में। शायद आप सब लोग जानते होंगे, चैप्टर 3 को पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन एक बार इसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर को मैं क्यों दोबारा रिवीजन ले रहा हूँ, इससे क्या फायदा है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि आपके मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर के प्रश्न याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ 4 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और कभी कभी मेरे प्यारे साथियों इससे 1 नंबर के भी प्रश्न आ जाते हैं, तो उन सभी को कवर करने का मैं तरीका बताऊंगा, सारी चीजें कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी समय लेगी, लेकिन आप कुछ नया तरीका सिखा के जाएगी। शायद आप ये चैप्टर पहले से पढ़ के रखे हो, लेकिन फिर से मैं कहूंगा आप इस चैप्टर को आज रिवीजन जरूर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। मेरे प्रिय साथियों इस चैप्टर का नाम होगा, हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले, ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मेरे प्यारे साथ ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या हो, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। मेरे मेरे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, दो का मतलब तो दो आप सभी को पता ही होगा। चर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वायरेबल। क्या बोलते हैं? वायरेबल मीन्स हुआ मेरे मेरे साथियों ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपके लेटर्स हैं वो सब क्या कहते हैं, वायरेबल्स कहलाते हैं। मेरे पे जैसा एक बात जरूर याद रखिएगा कि वायरेबल्स में मींस अलजेब्रा, वायरेबल्स मींस अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा के अंतर्गत ये चैप्टर 3 आपका आता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया मेरे पे जैसा युग्म, और दूसरा आ गया मेरे साथ रैखिक समीकरण। पहला सवाल पूछा जा सकता है आपसे, कोई पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है कि रैखिक समीकरण क्या है। मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर एक हो, एक ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी हो, एक हो, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, सर 2x² + 6x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, 2। तो मेरे प्यारे साथियों लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन मीन्स x + y = 0 या कुछ भी हो सकता। चलो 3 ले लेते हैं। कहेंगे सर यहाँ y कैसे आ गए, तो मेरे मेरे साथ तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले का मतलब ऐसा सवाल चैप्टर 3 में होगा, ऐसा सवाल आपके सामने आएगा जहां पर मेरे मेरे साथ तो एक्स वाई होगा, ए बी होगा, एम एन होगा, पी क्यू होगा, कुछ भी लेटर हो सकता है ए से लेकर जेड तक, वो भी 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। इसे बोलते हैं मेरे पे से दो चर वाले समीकरण। अब जो रैखिक क्यों बोलेंगे, मेरे पे जैसा तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई है, मेरे पे जैसा तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी आ गई है, 1 आ गई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये रैखिक समीकरण होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों 1 होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी समीकरण क्षमता, जिसकी रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों युग्म का मतलब क्या हुआ? युग्म की हिंदी होती है युग्म नहीं, जोड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समीकरण आएगा मेरे प्यारे बच्चों जो 2 समीकरण होंगे। मतलब हम जो यहाँ पढ़ेंगे, जो कंपेरिजन पढ़ रहे होंगे, वो कितने में पढ़ रहे होंगे? 2 में पढ़ रहे होंगे। कितने में? 2 में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लेता हूँ, 6x + 3y = 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2x + 4y = 10, इक्वेशन सेकंड। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो गया? युग्म हो गया, पेयर हो गया। रैखिक समीकरण कैसे हो गया? क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ दोनों में क्या? 1 है। और दो चर वाला कैसे हो गया? एक यहाँ पर x है, दूसरा y है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ गई। दूसरी सावधानी, ये रैखिक समीकरण होने के साथ साथ
सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो दोनों समीकरण होंगे प्यारे बच्चों, दोनों में सेम वेरिएबल होंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ पर भी एक्स वाई होगा, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ पर भी वाई जेड होगा। ये नहीं कि यहाँ एक्स वाई है यहाँ एम एन होगा, ये सवाल बन ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। युग्म का मतलब क्या हुआ, दो चर का मतलब क्या हुआ, और चर का मतलब क्या हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर में, और मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे करके मेरे बच्चों, कैसे करके हम लोग कैसे करके इस चैप्टर को और बेहतर समझेंगे, इस चीजों को समझेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें साथियों कभी कभी पूछ लेता है कितने हल होंगे। तो मैं जो एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, चार्ट आपको देने जा रहा हूँ, वो चार्ट आपके कॉपी में बन जाना चाहिए और आपको ये पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चार्ट बनाने जा रहा हूँ, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, अगर दोनों समीकरण को हम हल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है तो मेरे प्यारे साथियों उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। या प्रतिच्छेद रेखे, हम प्रतिच्छेद ही लेकर के चलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें ग्राफ का सवाल आता था, सर ग्राफ आप नहीं पढ़ाते। सर एक बार अपडेट है ये सिलेबस आप देख लीजिए। वर्तमान समय में जो एनसीईआरटी लेकर के चल रहा है, इस समय आपके सिलेबस से ग्राफ वाले सवाल को हटा दिया गया है चैप्टर 3 से, तो आप उसकी चिंता ना करें। ओके, ये होगा प्रतिच्छेद। और जब मेरे पे जो प्रतिच्छेद होगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। केवल कितने होंगे, एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर हमने किसी दो समीकरण को हल किया और उन दोनों को हल करने में हमें ये पता चला कि हमारा जो सॉल्यूशन है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो प्रतिच्छेद है केवल एक हल। कैसे, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमारे पास समीकरण आया 6x + 3y = 10, फिर आया 5x + 4y = 20। समीकरण एक, समीकरण दो। और सवाल हमसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि बताइए ये जो रैखिक समीकरण आपके पास है, x प्रतिच्छेद है, संपाती है कि मेरे प्यारे बच्चों संगत है। कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक से निकालेंगे a1 b1 c1 का मान। a1 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है मेरे बच्चों 3, c1 का मान कितना है, ये है आपका 10। ऐसे इधर निकालेंगे a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान बच्चे कितना है 5, b2 का मान कितना है 4, c2 का मान कितना है 20। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना होगा, a1/a2 निकालेंगे तो 6/5 निकलेगा, b1/b2 निकालेंगे हमारा क्या निकलेगा 3/4 निकलेगा, c1/c2 निकालेंगे पहले बच्चों तो 10/20 निकलेगा। अब हमने देखा, तुम ही बताओ, सवाल तुमसे कहा गया कि यहाँ पे 10 रुपया पड़ा है, यहाँ पर भी 10 रुपया पड़ा है, लेकिन दोनों में से कोई एक उठाना है और आप यहाँ पर खड़े हैं प्यारे बच्चों, तो इसको उठाना पसंद करोगे, इसको, शर्त यही कि इसमें से एक उठाना है, तो क्या उठाओगे जी, इसको उठाओगे। क्यों, ये नजदीक में, ये पास में। तो प्यारे बच्चों हमको देखना है, अगर शुरुआत में बराबर नहीं, यही अपना आंसर बना लेंगे। शुरुआत में कहीं बराबर है जी, इसको काट लेंगे, कटेगा ही नहीं, इसे भी हल करेंगे नहीं हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये पता चला ये दोनों a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के है, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, और प्रतिच्छेद होगा तो प्रतिच्छेद होगा तो कितने हल होंगे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद होगा सर तो केवल एक हल होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ डीपली, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू सवाल में सवाल दे देगा, समीकरण दे देगा, बताएगा बताओ इसके कितने हल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रतिच्छेद होगा तो एक हल होगा। सर इसके आगे की कहानी अभी देख लीजिए, तुरंत देख लीजिए। इसकी अगली कहानी है मेरे बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर कोई ऐसा समीकरण हम हल कर रहे हैं जिसमें प्यारे बच्चों a1/a2
B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होता है, उसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संपाती बोलते हैं। और संपाती होता है मेरे बच्चों तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, संपाती होगा मेरे बच्चों तो अनेक हल होगा। कितना होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल, और अनेक हल को दूसरे नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ओके, याद रखिएगा, संपाती कब होगा? जब तीनों हल, मान लो हमने निकाला तीनों, ऐसे ही आपको निकालना है, तीनों निकालना है, और तीनों निकालने के बाद ये कट रहा है तो कटेंगे, और तीनों बराबर, तीनों का मान बराबर आ जाए मेरे बच्चों तो कैसा होगा? संपाती होगा। संपाती होने पर कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, और अनेक हल को ही दूसरा नाम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। मेरे बच्चों शायद मैंने गलत बता दिया, अद्वितीय हल इसे नहीं बोलते हैं, केवल एक हल को अद्वितीय हल बोला जाता है। मतलब कि अगर संपाती होगा तो अनेक हल होगा, मिनी सोल्यूशन होगा, इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होगा। दूसरा पूछा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर A1/A2 है बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर बोलेंगे। अब इसका कोई हल नहीं होगा, ये बात याद रखें, कोई हल नहीं। कैसे मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं कि समांतर जब होगा तो कोई हल नहीं होगा, और जब संपाती होगा तो अनेक हल होगा। लेकिन भाई कभी कभी ये और पूछता है, क्या पूछता है? संगत और असंगत पूछ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रतिच्छेद होगा या मेरे प्यारे बच्चों संपाती होगा तो कैसे होंगे? इसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों संगत की क्या डेफिनेशन है? संगत ये कहता है हम संगत तभी होंगे जब मिनिमम एक सॉल्यूशन हो, मतलब उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर केवल एक हल है ये अनेक हल है तो संगत हो। मतलब अगर किसी समीकरण को हल किया तो बताओ बच्चा, अगर प्रतिच्छेद आया तो संगत है, संपाती आया तो संगत है, और प्यारे बच्चों अगर समांतर आ गया तो प्यारे बच्चों क्या होगा? असंगत होगा। अगर किसी द्विघात समीकरण को, द्विघात नहीं मेरे बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म को हमने हल किया, और प्यारे बच्चों वहां पर हमने हल करने पर पाया कि शुरुआत के दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद होगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर हमने हल किया तीनों बराबर पाया तो प्यारे बच्चों संपाती होगा, अनेक हल होगा, तब भी संगत होगा। एंड हमने हल किया तीनों को, और तीनों को हल करने पे पाया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दो बराबर है बट लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। क्या होगा सर? असंगत होगा। सर तो आपको एक काम दे दिया जाए, चलो जी काम दे दिया जाए HW में, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। क्या बताना है? 6x + 3y क्वेश्चन नंबर 1 = 10, आगे 2x + y = 5। मेरे प्यारे बच्चों बताना है ये संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेद है कि संपाती की समांतर। एंड दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा सवाल बच्चों क्या है? दूसरा सवाल है 3x + 2y। ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, = 10, और 4x + 5y = 9। ये दोनों सवाल का आंसर बताइएगा कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन प्रतिच्छेद है, कौन संपाती है, कौन समांतर है, इसके कितने हल होंगे। बढ़िया से हल करिए और हल करने के बाद इसका जवाब दीजिए। आई होप आपको समझ में शायद आया होगा। देखिए समझ में आने का कॉन्सेप्ट एक कहता है कि मैंने आपको बताया कई बार अपनी वीडियो में बताया, इसकी स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा। एक फार्मूला मैंने बताया था आपको RWL। ओके, ये सबसे आसान फार्मूला है आपके पढ़ाई के लिए। RWL का मतलब हुआ रीडिंग राइटिंग लर्निंग। अगर किसी चीज को आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको जीवन भर के लिए याद करना चाहते हैं तो किसी चीज को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद उसे लिखिए, फिर उसको याद करिए, आपको जल्दी याद होगा। वैसे ही अगर आपको इसे सीखना है तो मैंने समझा दिया, जो आपने सीखा उसे नोट करिए। नोट करने के बाद आपके बुक में जो सवाल है चैप्टर 3 में, ये आपके सवाल 3.1 एक्सरसाइज में जो है उसको जा करके प्यारे बच्चों आज ही लगा लो। इसको लगाने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद रिवीजन कर लेंगे, आप ये अच्छी तरीके से तैयार होगा। अब अगला सवाल इसमें जो आता है प्यारे बच्चों, ये आता है
सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आइए कुछ ही पल में हम लोग उसे भी देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं और विलोपन विधि किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा जो एक ग्राफ से रिलेटेड सवाल था, लेकिन अब ग्राफ नहीं बनाने के लिए आता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। ये बीजगणितीय हल के ऊपर आधारित है, कितने हल होंगे, अब ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता, आप निश्चिंत रहें। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों कि कहां से प्रतिच्छेद तो मैंने बता दिया, कहां से प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, कहां से विलोपन विधि लगा देंगे। दोनों की दोनों विधियां बहुत ही सिंपल है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, प्रैक्टिस। मैं कहता हूं बार बार, जितना बेहतर आप प्रैक्टिस कर लोगे उससे बेटर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उस काम में उतना ही माहिर बनोगे। आज आपको कोई अगर कह रहा है मैथ में बहुत कमजोर हो, कोई गलत बात नहीं कह रहा है, कोई एक्सेप्ट कर लो, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर देन, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रयास करिए। सवाल नहीं लग रहा है पूछिए, समझिए, कमेंट में पूछिए, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो आपको बनाई जाएगी 1 to 1। आप हमसे बात करिए, समझिए, और समझने के बाद फिर जिन्होंने ताना मारा था उसके सामने एक सवाल लगा दो, वो कहने लगेगा भाई काहे तुम्हें ताना देगा, लेकिन ताना दे रहा है तो उसे मनोबल लो, हिम्मत लो, पॉजिटिव में लो, तभी तुम्हारी पढ़ाई हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या सीखना है जी, सबसे पहले हमको सीखना है प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं जी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए तैयार है जी, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इसमें हमको करना क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना है। सवाल दे दिया गया कि 2x + 3y = 10 तथा 4x + 5y = 15 को हल कीजिए। क्या करिए जी, हल कीजिए और x व y का मान बताइए। चलो जी, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी मैं आपसे ये सवाल क्या करता हूँ जी, समझा देता हूँ। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ उस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, कभी सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। सबसे पहले समीकरण जो देखे रखा उसे लिख लेंगे, 2x + 3y = 10, ये समीकरण 1 होगा आपका। दूसरा क्या है जी, 4x + 5y = 15, समीकरण 2 होगा। इसको करने के बाद प्यारे बच्चा हमें क्या करना है, हमें इसे समीकरण जो मैं लिखने जा रहा हूं हिंदी सभी में सेम रहेगी, यह टेक्निक याद रखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर। सर क्या y का मान नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, आप y का मान भी ले सकते हैं। अब हमें पहले उस समीकरण को लिख लेना, 2x + 3y = 10। हमें x के मान को चाहिए, x को छोड़ के जितना बचेगा हम ट्रांसफर कर देंगे। आपको तीर कॉपी में नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए तीर बना रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2x = 10 - 3y। अब हमें केवल x की तो वैल्यू चाहिए, यहाँ 2x है, 2 नीचे ट्रांसफर होगा तो x = 10 - 3y/2 बच जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम क्या करते हैं जी, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अब ना लिखो, सीधे लिख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। मेरे बच्चों समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y = 15। 4 रखिए। अब अगर 4 के साथ कोई नंबर नहीं तो कोई बात नहीं, सॉरी x के बाद कोई नंबर नहीं तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर नंबर है तो नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। x की जितनी वैल्यू आई है उसको रख देंगे 10 - 3y/2, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखेंगे 5y = 15। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है पहले बच्चों। 4 दाम में 40, कितना होगा 40 - 40 हो जाएगा पहले बच्चों, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12y हो जाएगा। नीचे कितना बचा, 2 बचा। प्लस में क्या बचा जी, प्लस में आपका 5y बच गया, बराबर में 15 बच गया।
अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे मेरे बच्चों। इस 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा मेरे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा जी 40 माइनस 12y प्लस 10y, यहाँ कितना होगा 15 दूना 30। ओके, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। अब इसके बाद इसको मैं करने जा रहा हूँ, आपकी कॉपी में पेज होगा, आप नीचे स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाऊंगा, 40 40 की ओर जाएगा तो क्या बचेगा जी माइनस 12y प्लस 10y इक्वल टू 30 माइनस 40। मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 में से 10 जाएगा तो माइनस 2y बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 40 में से 30 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। अब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया 5। आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होंगी कि y का मान मैंने कैसे निकाला। अब जब y का मान मेरे पे ऐसा जो 5 आ गया है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। कैसे, y के मान को समीकरण 1 में रखने का, यहाँ लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, पहले जो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपका ये है x इक्वल टू 10 माइनस 3y अपान 2, तो x इक्वल टू 10 माइनस 3, y का मान कितना है 5 है मेरे बच्चों, नीचे हो गया 2। आप मेरे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 5 15, तो 10 माइनस कितना होगा 15, नीचे 2, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 जाएगा माइनस 5/2। मेरे बच्चों x का मान कितना आएगा माइनस 5/2 आएगा, y का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब आपके मन में हो सकता है कि सर हमारा आंसर गलत आ गया हो, तो हम कहाँ चेक करें, तो आइए चेक करना सिखाते हैं कि आंसर कैसे चेक करते हैं। जनाब आंसर कैसे चेक करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आप कहीं आंसर शीट तो छाप के ले नहीं जाएंगे, मारे जाओगे, तो आंसर कैसे चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। कोई एक समीकरण उठा लो, हम ले रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, इसको चेक, इसको हल करेंगे RHS को, अगर RHS 10 आ गया तो हमारा आंसर सही जाएगा। चलिए 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आंसर आ जाए तो बहुत बल्ले बल्ले होगा, नहीं आएगा तो मारे जाओगे। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 5/2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5। मेरे बच्चों बराबर में हमको 10 लेकर के आना है, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस 5 बचेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो भैया 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बराबर 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे बच्चों इसको हल किया 10 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। तो लास्ट में यही लिख देंगे अतः, या हैंड से भी लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू माइनस 5/2 कामा y इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी, और इसी के ऊपर मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग घर पे जाकर के अच्छे से लगा लीजिएगा। कैसे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, पहला समीकरण 1 बना दिया, दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 30 समीकरण 2। इन दोनों को हल करके आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि विलोपन विधि कैसे की जाती है। समझ में आए कि नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। अगर मेरी तरफ से कोई कमी हो रही है तो आप कमेंट करिए, उस कमी को फुलफिल किया जाए और आपकी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग विलोपन विधि को सीखते हैं। आगे देखते हैं कि सवाल को कैसे हल किया जाता है। देखिए प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, कठिन आप उसे खुद बना देते हैं। जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया, अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका सवाल बहुत ही सही जाएगा, बहुत ही सही जाएगा। तो अगली विधि इलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विलोपन विधि, विधि बोल सकते हो। तैयार हो जाओ, बहुत ही सरल तरीके से। सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 और x प्लस या 4x ले लो, 4x प्लस 6y इक्वल टू 20। ये समीकरण आपके पास है
और इस समीकरण को हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। तो इस 6 के जगह मैं लेता हूं 5, ज्यादा सही जाएगा, अच्छे से जाएगा। ठीक, ये सवाल आपके पास आया। विलोपन विधि में विलोपन करना है, गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है, एक को गायब करना है। आपकी इच्छा हो x को गायब कर ले, आपकी इच्छा हो y को गायब कर ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरूर याद रखिएगा, आप गायब करते समय चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। कैसे चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे सर? तो पहले गायब करने के लिए बैलेंस तो कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे सर? तो देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। हमारी इच्छा हुई कि सर हम x को गायब करना चाहते हैं, तो जो नंबर दे के रखा है उसका एलसीएम निकाल लो। सर नंबर दे के रखा है 2 और 4, 2 और 4 का हम क्या निकालेंगे सर? 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एलसीएम कितना है? 4 आया। मतलब दोनों जगह पे आपका जो x है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ तो x 4 है, तो कमी कहाँ है सर? समीकरण 1 में कमी है, x हमारा 2 है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों कि अपना 4 हो जाए। सर अगर हम 2 को समीकरण 1 के x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे केवल x को मल्टीप्लाई इंडिविजुअल नहीं करते हैं, हम मल्टीप्लाई पूरे से पूरे कर देते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। पहले बच्चों हमने गुणा क्यों किया? शायद आपको पता चल ही गया होगा। ओके, जब मैंने 2 से गुणा किया तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग x को हटाना चाहते हैं, तो अगर अब जोड़ेंगे कहाँ, घटाएंगे कहाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह सेम साइन है, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है। अगर सेम साइन है, जो मैं लिख रहा हूं लिख लो या याद कर लो, अगर मेरे प्यारे बच्चों सेम साइन है तो घटेगा। क्या होगा? घटाने पर। मेरे प्यारे बच्चों अगर अपोजिट साइन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगर अपोजिट साइन है, क्या है? अपोजिट साइड है या अपोजिट साइन है, तो जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा सर कि हमारा जो 2x है 4x है वो सेम साइन था, यहाँ पर भी सेम साइन होगा। तो अब क्या करेंगे? सेम साइन के लिए घटाने पर तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। मेरे प्यारे बच्चों घटाने के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ में समीकरण 1 को गुणा किया था तो क्या बन गया? 4x + 6y = 20 बन गया। समीकरण 2 कितना है जी? 4x + 5y प्यारे बच्चों, और यहाँ पर कितना है? 20। हमें क्या करना है? इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। जब घटाव होता है मेरे प्यारे बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदलने के मतलब अपोजिट चिन्ह में हो जाएगा। ये प्लस था माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस माइनस से कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 जाएगा तो खाली 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा तो खाली y बचेगा। और यहाँ पर पहले बच्चों कितना हो जाएगा? 20 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब तो सर अब क्या करेंगे? तो इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, आपका x का मान निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, लिखेंगे अब आप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप यहाँ भी ले सकते हैं। चलिए आपकी इच्छा अनुसार मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 1 वाला ये यूज कर सकते हैं, चाहे सेम आंसर आने वाला है तो मैं यूज कर रहा हूँ ऊपर वाला 2x + 3y = 10। मेरे बच्चों y का मान कितना है? 0 आया, तो 2x
प्लस 3 मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 0 इक्वल टू 10 हो गई। ओके, ध्यान दीजिएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर 10। तो प्यारे बच्चों 0 जोड़ेंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं, तो कितना बचा 2x प्लस इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मेरे बच्चों x का मान कितना आया 5 आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू कैसे आई है और x की वैल्यू कैसे आई है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी इस पूरी वीडियो के दौरान विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दिया, साथ ही साथ प्रतिच्छेद, संपाति और काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो समझ में आई होगी। लेकिन एक चीज कमेंट में आपको करना है, जो सवाल दिया उसका आंसर तो कमेंट में करना है। एक चीज और आपको कमेंट कर दीजिएगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में से आपको आसान कौन लगा, आसान कौन लगा। उसी के ऊपर नेक्स्ट इंडिविजुअल वीडियो उस व्यक्ति के नाम से लेकर के आऊंगा, उस स्टूडेंट के नाम से लेकर आऊंगा जो कि कमेंट करेगा। आप जो कमेंट करेंगे उस कमेंट का सॉल्यूशन आपके सामने होगा नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, जिससे कि आपका भी एक पहचान बढ़ेगी। आई होप आपकी ये क्लास पसंद आई होगी। आज हमारा डे 4 था। ऐसे करते करते 60 डे का जो चैलेंज है उसमें हम सभी चीजों को कवर करेंगे मैथ के बारे में, जो हमारे मैथ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ एग्जाम आप सभी के लिए इतना समय दे दिया अभी से लेकर के जितने में आप तैयारी कर लें, रिवीजन कर लें। फिलहाल 60 दिन के चैलेंज में आप सभी लोग साथ दीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आज आपके अंदर जो टैलेंट है अगर आप दिखाएंगे नहीं, कहीं प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो उस टैलेंट की कोई कदर नहीं। इसलिए कहता हूँ आज पहचान बनाने के लिए आज मेहनत करिए, कल रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक पहचान बन जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जानना शुरू कर देंगे। आई होप आपकी क्लास जो आज हुई है आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे डे 5 में नेक्स्ट वीडियो में। अपना कोई भी कमेंट आप जरूर पिनअप करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।